का हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, नाम है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे मेरे पास दो वेक्टर है यहाँ पे, एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर Q है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन नहीं। तो टॉपिक का नाम है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड P का है वही मैग्नीट्यूड Q का है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि रिजल्टेंट कुछ जाएगा पैरेललोग्राम थ्योरम के हिसाब से इधर, याद है ना, लॉ ऑफ आपका एडिशन के दो लॉ बताए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कुछ नाम दे देते हैं। जब राम और मोहन सेम है तो क्यों ना राम और मोहन का एक नाम सोहन दे दे, यानी इनके मैग्नीट्यूड को A कह दिए, यानी अगर इसकी लंबाई A है तो इसकी भी लंबाई A है। अब ये कुछ भी हो सकता है, वेक्टर तो लेंथ भी हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसीलिए हम यूनिट लगा देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। अगर फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा। यहाँ कुछ यूनिट नहीं बोले, बस एक सिंबॉलिक नाम दे दिए कि दोनों का वैल्यू सेम है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा? सेंस। ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, याद आ रहा होगा आपको, रूट अंडर व्हाट? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ ऑफ कौन सा थीटा? कॉस थीटा। ये आप देखे थे पहले भी, क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ ऑफ कॉस ऑफ थीटा। कितना अच्छा तो आपको याद है। अगर ये याद है तो P के जगह भी हम क्या पुट करेंगे? A, और Q के जगह भी क्या पुट करेंगे? A, क्योंकि भाई रिजल्टेंट हमारा वही है, तो दोनों जगह A पुट करेंगे। तो रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा। देख पा रहे? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A कॉस ऑफ थीटा। आप अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? 2A स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत होगा तो प्लीज बोलिएगा। 2A स्क्वायर प्लस A इंटू A। A इंटू A क्या होता है भाई? वो स्कूल शुरू हो गया है? वाह, एक मैसेज आया है अभी तुषार का कि स्कूल शुरू हो गया। कौन सा स्कूल शुरू हो गया भाई? वेरी गुड, हमको लगा सबका एडमिशन चल रहा है। वाह, स्कूल शुरू हुआ तो स्कूल में न्यूटन डायमेंशन शुरू किया होगा या मैथमेटिकल टूल्स बता रहा होगा। स्कूल पहला दिन आपको बहुत प्यार से सिखाएगा, समझाएगा। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, बेचारा खुद ही उन लोग का क्लास लगा पड़ा है, उन लोग बेचारा क्या आपको तकलीफ देगा। खैर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 2A स्क्वायर प्लस 2A इंटू A 2A स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सिलेबस बहुत वास्ट है 11th का, इतना वास्टनेस है सिलेबस में कि अगर स्कूल भी शुरू ना करे, हम लोग शुरू ना करें तो भाई अंत में बहुत खींच के जबरदस्ती खत्म करवाना पड़ता है। हाँ, छोड़ो छोड़ो, अंतिम ये चैप्टर ऐसे वैसे, फिर हम लोग गलत गलत तरीके अपनाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाना, न्यूमेरिकल्स कम करवाना। किसी से पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दी में खत्म करवा दे। आपको, आप जब देखिएगा कई सारे कॉम्पिटिटिव कोचिंग के बहाने पे लाखों ऐड लेते हैं और एक साल में बोलते हैं कि 2 साल कोचिंग पढ़ा देगा। संभव चीज रहता है, लेकिन क्या करेगा, बिना थ्योरी या कुछ बता के फटाफट 4 न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट निकालते जाता है, या लंबा लंबा समय खुद ही आपको बुला बुला के परेशान करेगा, सेल्फ स्टडी खराब होगा। तो ये जान लीजिए, सिलेबस वास्टनेस के साथ आपको अगर बेसिक ध्यान रखना है तो खुद से भी मेहनत करना होगा। बेसिक पढ़ते हुए जाइएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। और हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव जा भी रहे हैं तो प्लीज थोड़ा मेहनत कीजिए, जब जो सवाल दे उसमें बना के भेजिए। अभी कुछ नहीं, मैं आपको असाइनमेंट हम तंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इतना आराम नहीं है। 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों से 2A स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, पिछले क्लास में हम 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, क्या जल्दी चेक करके बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, किसको बताना है? अपने आप को। हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, आपको म्यूट रखे हैं। पिछले क्लास का कॉपी पलटिए और बताइए 1 प्लस कॉस थीटा कोई फॉर्मूला था क्या? 1 प्लस कॉस थीटा कोई फॉर्मूला था क्या? जो लास्ट क्लास ना किए हो याद रखेंगे, फॉर्मूला हम बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सही है या गलत? अगर गलत है तो हाथ उठाइए। आपको कॉपी में दिखा कि नहीं? मेरे ख्याल से दिखा होगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। रिजल्ट देखिए कितने आराम से जा रहा है हम लोग का। 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देख रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है,
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो 2a cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या ये वो नहीं है? गौर करो तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4 था ही, a का स्क्वायर था ही, cos का स्क्वायर था ही, तो असल में आपने पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर किया। जब स्क्वायर है तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। कितना ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस चीजों को आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया? 2a cos थीटा बाई 2। एग्जाम में ये शो करने देता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना होगा कि भाई दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड का 2a cos थीटा बाई 2। अगर मान लो एक वेक्टर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू सीधे अगर लिखना है, अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो r इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखेंगे 2a cos थीटा बाई 2। ये 2 से ये 2 मत काट दीजिएगा, थीटा बाई 2 में एंगल में है, वो एंगल से वैल्यू मत कैंसिल कर दीजिएगा प्लीज। 2 तो ठीक है, a मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू 10 cos 60 बाई 2, cos 60 बाई 2 इज cos 30, cos 30 इज √3 बाई 2, 2 into 10 20 into √3 बाई 2। अब ये 2 से 2 काट सकता है, आंसर हो गया 10√3। तो आपको ये हम समझाना चाह रहे हैं कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद रहे। आपको बोलेगा कि हमको जब रिजल्टेंट निकालना है तो क्यों नहीं इस पे लगा के निकालेंगे, बिल्कुल, लेकिन आपके टीचर डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि शो दैट व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाई 2। ये सीधे आपको पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस हिसाब से काम होगा। ये एग्जांपल है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं बताया है, अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताया। देखिए, मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है वो p के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा। यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछिएगा, मौका देंगे। अभी अनम्यूट करने का जब मौका देंगे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेप, ठीक है, कोई भी पूछ सकते हैं। नाम तक उनका नहीं देखते हैं, मतलब दिख जाता तो क्या करें, मेरी गलती है, बता। अब आंख बंद करके पट्टी बांध के थोड़ी पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको कोई डर भय का कोई महसूस नहीं होना चाहिए। कोई आपके स्कूल का टीचर तो है नहीं टीसी दे देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर, ये गधा वाला काम तो हम कर नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली बात क्या है, बेशर्म होकर पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं, कोई किसी डर की बात है ही नहीं। दो को बात आप हमको सुना सकते हैं, हम आपको नहीं ना, एकदम नहीं। पागल हम कुछ बोल देंगे, ट्राई देखिए एक बार, हमको सुना के देखिए फिर बताते हैं, कोशिश कीजिए खाली। क्या मजाक कर रहे थे। यहाँ देखो फॉर डायरेक्शन, हम बात कर रहे थे डायरेक्शन के ऊपर। अभी तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। डायरेक्शन, आप में से कितने लोगों को अभी जो हम पढ़ाए थे डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है? मन में कोई चोरी चकारी नहीं, पीछे पेज नहीं पलटिएगा, मन में बोलिए। तो अगर p के साथ एंगल बना रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू का क्या होता है? मन में बोलिए, मन में, कोई आसपास नहीं। ईयरफोन कानों में होना चाहिए, कभी भी बिना ईयरफोन के मत पढ़िए, अदरवाइज आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पास में मौसी, फूफा, चाचा, नाना, मम्मी, पापा नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो भी ईयरफोन आपके कान में है, आप पूरा फोकस वहां रहिए। कोई भी समाज के लोग बैठ के आपको जज नहीं करने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट उनको दिखेगा, बाद में समझेंगे। हाँ, फॉर्मूला याद हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अब आप 10 तक के बच्चे नहीं रहे कि आपको देखे पढ़ते हुए। tan अल्फा का फॉर्मूला याद होगा आपको, q ऑफ sin थीटा बाई p प्लस q ऑफ cos थीटा। जिन लोगों ने मन में ये का फॉर्मूला बोला था परफेक्ट है, जिन्होंने फॉर्मूला नहीं बोला दो बात अपने आप को सुना ले, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, q के जगह भी हम a डालेंगे और p के जगह भी a डालेंगे, तो क्या बनेगा रिजल्ट? tan अल्फा इज इक्वल टू, हम तो इधर आ गए हैं, उल्टे हाथ से लिखना पड़ रहा है हमको, is equal to a of sin theta by a plus a of cos theta। वाह, ऊपर में a sin theta तो ठीक है, नीचे में a एक कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा 1 plus cos theta। ये गया a से a। चलिए हमको कोई बता सकते हैं कि कल हम sin थीटा क्या फॉर्मूला बताए थे? आपको याद होगा, हम बताए थे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या कॉपी पलट के देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला था? जगह कम होने की वजह से तो हम किनारे लिखे हैं, आपको वो ना दिख पा रहा हो तो फोटो खींच के भी आप ग्रुप में भेज देंगे, फिर भी आप देख लीजिए। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा कोई फॉर्मूला था ना? sin 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, जहाँ sin थीटा है, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है वो तो लिखा ही हुआ है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा का क्या लिखेंगे? 2 sin
थीटा बाई 2, ये कल पढ़ाए हैं, जो कल क्लास में किए थे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वो ध्यान रखेंगे। बाई में 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 गया, दो कॉस है, ऊपर नीचे सेम है, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या खाली आपको बचेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस, इधर आपका कौन आ रहा था भाई, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। उस हिसाब से अगर हम tan हटाए तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई 2। ये इतना धड़ल्ले से यूज होगा 12th क्लास तक भी, बहुत ज्यादा। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट जाएगा वो एंगल का बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। मतलब अगर ये 60 डिग्री पे है, दोनों का वैल्यू सेम है, और ये 60 डिग्री पे है, तो वो 30 डिग्री पे जाएगा रिजल्टेंट। थीटा बाई 2 इज 30 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता। अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होता, 90, तो रिजल्टेंट एकदम 45 पे जाता। 30 डिग्री पे होता, रिजल्टेंट 15 पे जाता, 15 यानी कि जस्ट हाफ पे, है ना? तो चलिए इनको कॉपी करने से जितना फास्ट आपको ये समझ में आया कॉपी कीजिए, और उससे पहले हम इसको आपको भेज भी दे रहे हैं आपके ग्रुप में सब लोग हैं अवेलेबल। चलिए कौन कौन सा स्कूल शुरू हो गया भाई, जरा हमको बताओ मैसेज में कौन कौन सा स्कूल शुरू हो गया तुम लोग का, हमको पता भी नहीं चला। कौन से सर मिल रहे हैं हमको, सब स्कूल के सर का नाम ऑलमोस्ट पता है, जो थोड़े पॉपुलर स्कूल थे जहाँ के मेरे पास डीएवी हेल के बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, या डीएवी जोन के बच्चे, और भी कहीं कहीं के टीचर सबको पता हमको है ही। चलिए अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके डाउट पूछिएगा। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में हल्ला हो रहा है और आप अनम्यूट करके छोड़ दिए हो। ठीक है, आप इसको लिख रहे हैं, आप ग्रुप में फोटो गया है, आप एक एक करके पूछ सकते हैं, कोई भी, हम किसी का नाम तक नहीं देख रहे हैं, कोई भी स्टेप, कोई भी लेवल, यहां तक कोई दिक्कत है तो सबको समझ में आ गया। झूठा सब, झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं। हाँ शिवानी बोलो। सर tan अल्फा क्यों लिए डायरेक्शन निकालने के लिए? टैन क्यों लिए, हम लोग डायरेक्शन वाला जब प्रूफ किए थे, हम जब डायरेक्शन वाला प्रूफ कर रहे थे शिवानी, अगर वो सेकंड क्लास आपने नहीं किया होगा पैरेललोग्राम लॉ, तो उसमें आप गौर कर रहे होंगे परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास इजिली अवेलेबल था, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इजिली अवेलेबल नहीं था। तो जो इजिली अवेलेबल होता है उसी से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे भी आपका tan अल्फा लेने का वही कहा कि हम फॉर्मूला एक बार पहले निकाल चुके हैं। आप एंगल के लिए साइन भी ले सकते हैं, कोई भी, हमको एंगल से ही मतलब है, लेकिन आसान जो पड़ता है वो लिया जाता है, तो आसान पड़ता है tan के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग tan के फॉर्म में लेते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि tan ही लेना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब चूंकि एक बार फॉर्मूला आ गया है कि हाँ भाई पैरेललोग्राम लॉ में एंगल निकालने के लिए tan लेने में आसान पड़ता है, यही फॉर्मूला रट लिए तो हर जगह सेट हो जाता है। क्यों हर जगह हम नया नया फॉर्मूला लगाते जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको परपेंडिकुलर ये सब ड्रॉ करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव है। चलिए सबको डाउट खत्म हो गया है, यानी तो हम सबको फिर से वापस म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि घर में अचानक से किसी का बच्चा रोने लगेगा, किसी के दादा नाना गाली देने लगेगा उनको, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप सबका वो आवाज हमारे तक है। मेरे तक तो आएगा भी नहीं, हम तो हेडफोन लगाते ही, हम तो यहाँ पे इसीलिए रखते हैं कि हम डिस्टर्ब ना हो, हमको अपनी चिंता बहुत है, ठीक है। ओके, तो आप इसको मिटाने जा रहे हैं, और किसी कोई भी डाउट हो उसमें हाथ उठा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे दवाई हाथ उठा सकते हैं, हाथ भी उठाइएगा तो हम देख सकते हैं आपको। हर बार मैग्नीट्यूड सेम होगा तब डायरेक्शन हाफ होगा, बिल्कुल अदिति, जितनी बार भी कोई भी सवाल होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ। गांधीनगर शुरू हो गया, तुम लोग को आचार्य सर अगर मिल गए तो बहुत मस्त है, खूब हाईटेक सवाल करवाते हैं, सवाल सब ऊपर ऊपर से जाता है, बेसिक का तो नाम भूल जाओ गांधीनगर, लेकिन फिर भी देखो कौन सब मिलते हैं। गांधीनगर स्कूल चालू हो गया है, वाह, और कोई स्कूल चालू नहीं हुआ है? और कोई स्कूल चालू नहीं हुआ है ना, चलो अच्छी बात।
वही पढ़ा रहे हैं क्या आचार्य सर? चलो बढ़िया बढ़िया, वही पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे सर, डीएवी गांधीनगर के बेस्ट सर तुमको मिले हैं, ये जान लो। ओके नेक्स्ट, अंकुश कुमार, टाटा डीएवी स्कूल धनबाद भी शुरू हो गया है आपका। ओके अंकुश, आप धनबाद से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा स्कूल भी चालू हो गया है। स्कूल अभी सब पढ़ा रहा होगा या तो मैथमेटिकल टूल्स, या तो यूनिट एंड डायमेंशन, या तो एरर एंड मेजरमेंट, यही सब कुछ शुरू करता है जो आसान लगता है टॉपिक ना, वही शुरू करता है। वेक्टर तो इतना आगे तक जाएगा ही नहीं अभी, 4th चैप्टर में वो भी इतना नहीं बताने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, आप आजकल में देख ही लीजिएगा, क्योंकि स्कूल को उतना समय नहीं है आपको कुछ बर्बाद करने का। उसका काम है एग्जाम दिलवाना, ना कि आपको नॉलेज बढ़ाना। बस आपको मोटिवेशन तो देगा नहीं, डिमोटिवेट ज्यादा करेगा, सवाल में देगा। खैर हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, उन बातों को समझिएगा। कुछ डेफिनेशंस आपको बताने जा रहे हैं, नॉर्मल डेफिनेशन है। ऐसे तो कई तरह के वेक्टर होते हैं, वेक्टर के कई टाइप्स हैं, लेकिन हम कुछ नॉर्मल आपको कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं जिसका भी तुरंत यूज है, ठीक है। मैथमेटिकल और दोनों कंप्लीट हो गया। काफी फास्ट पढ़ा रहे हैं या ठीक पढ़ा रहे हैं, बहुत पता नहीं चल रहा है, इतना फास्ट लगता है कि मैथमेटिकल और यूनिट दोनों कंप्लीट हो गया है। तो 10 क्लास हो ही गया था, 8 क्लास कम से कम, 7 क्लास का जरूर हो गया। स्कूल है तो 7 क्लास हुआ होगा। तो सर का मैसेज आया है, इसी का रिप्लाई कर दे। ओके, हम आप लोग से बात करते हैं व्हाट्सएप पे थ्रू, या तो आपको ये करेंगे अनम्यूट, तो उसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कुछ डेफिनेशंस है, सबसे पहला है जीरो वेक्टर। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, ये डेफिनेशंस है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये नॉर्मल सा नाम से ही क्लियर है। नल वेक्टर किसको कहेंगे? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको नल वेक्टर कहते हैं। A vector having magnitude equal to 0, a vector having magnitude equal to 0 is called null vector और zero vector। लिख लिए होंगे, a vector having magnitude equal to 0 is called null vector और zero vector। नंबर दूसरा यूनिट वेक्टर। पहला वेक्टर में जब जरूरत आएगा नल वेक्टर का जाना, वहां इसके बारे में लोग अलग से बात करेंगे। A vector having magnitude equal to 0 is called null vector या zero vector। फिलहाल में यही जानिए, कहीं पे नल वेक्टर लिखा है तो डरिएगा नहीं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 हो जाए। तो भाई इस वेक्टर का काम क्या है जब इसका वैल्यू 1 हो जाए? देखो यूनिट वेक्टर का मेन काम है डायरेक्शन बताना। ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है। आखिर कैसे बताता है तो वो हम बात करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर को अभी लिखवाएंगे, सुनिएगा। यूनिट वेक्टर को एक खास तरीके से डिफाइन करते हैं, या खास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। वैसे तो आप ये समझ गए कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो कोई वेक्टर कहीं पे है तो जब तक आपको उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं चलेगा, आप नहीं बता पाएंगे कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड होगा तभी तो आप देखोगे कि ये 1 है या नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई वेक्टर आपके पास है और उसके ऊपर ये वाला सिंबल बना दिए, जो कैप कहते हैं, कैप। अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है, तो मतलब समझ लीजिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर को समाज में एक विशेष अधिकार दिया गया है, उनको टोपी पहनाया गया है, विशेष तरह का टोपी। आप देख रहे हैं किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर ये टोपी है तो वहां पे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये ऑब्वियस है, वो उसका मतलब ही यही है कि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कुछ खास यूनिट वेक्टर आपको हम दिखा रहे हैं जो कुछ खास डिफाइन किए गए हैं, कुछ खास। वो क्या क्या है? एक है आई कैप, एक है जे कैप और एक है के कैप। आई कैप जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। हर यूनिट वेक्टर का वैल्यू तो 1 होता है। अब 1 किसी से मल्टीप्लाई हो गए कोई फर्क तो नहीं पैदा करेगा, लेकिन वेक्टर का एक और काम है डायरेक्शन बताना। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम है डायरेक्शन बताना। अगर कहीं पे आई कैप लगा हुआ है तो उसका मतलब ये समझ लेना है कि ये यूनिट वेक्टर है जो किस साइड का डायरेक्शन बताता है? डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। और अगर के कैप है तो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। तो हमारे पास 3 वेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर प्लस में है आई कैप तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएगा,
प्लस में है अगर जे कैप तो ये पॉजिटिव वाई की हो जाएगा, अगर माइनस में आई कैप है तो ये नेगेटिव एक्स की हो जाएगा, अगर माइनस में जे कैप है तो नेगेटिव में वाई की हो जाएगा। जैसे आप समझिए, आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम क्यूबॉइड के शेप में है, आपका ये रूम है। देखिए आप इस रूम में कहीं पे भी बैठे हो और ये सीलिंग फैन आपके रूम में लगा हुआ है, पता नहीं सीलिंग फैन कैसा बनता है ना लगा हुआ। अब एसी लगा कर बैठा हुआ तो हम नहीं जानते, हम सीलिंग फैन का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, कुछ भी बना। अब मान लो आप घर के इस कॉर्नर को लेते हो, इसको कहते हो एक्स एक्सिस, इसको कहते हो वाई एक्सिस, इसको कहते हो जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस होता है जो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब आप इसको मानते हो कि हमारा यही पॉइंट से बताना है किसी को कि पंखा कहाँ पर है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? अपने घर में अगर तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर पंखा है जो तुम्हारे सामने हो, ऊपर जहाँ हो, लेकिन हम यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से पोजीशन, तो तुम बोलो कि यहाँ से आप एक्स में चले जाइए 5 मीटर या 7 मीटर, एक्स में चले जाइए 7 मीटर, फिर अभी तो कोना में आएंगे, फिर बीच में आना होगा, वाई में आ जाइए 3 मीटर और जेड में चले जाइए 8 मीटर। एक्स में 7 मीटर, वाई में 3 मीटर, बीच में आ जाइएगा, और फिर जेड में 8 मीटर। तो कैसे उसको लिखिएगा? आप उसको बोलिएगा कैसे कि भाई तुम एक्स में चले जाओ 7 मीटर, वाई में चले जाओ 3 मीटर और जेड में चले जाओ 8 मीटर। देख रहे हो? देखो तो 7 आई कैप, आई कैप लग गया मतलब समझ आया कि अरे आई का वैल्यू कितना है 1। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो जे कैप हो, चाहे वो के कैप हो, ये सब यूनिट वेक्टर है, इन सबका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या हुआ, ये 7 का डायरेक्शन बता देगा। अच्छा 7 जाना है एक्स में, 3 जाना है वाई में और 8 जाना है जेड में। तो यूनिट वेक्टर का मेनली क्या काम होता है? तो यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। तो लिखिएगा यूनिट वेक्टर, a vector having magnitude equal to 0, a vector having magnitude equal to 0 is called a unit vector. A vector having magnitude equal to 0 is called a unit vector. ठीक है? A vector having magnitude equal to 0 is called a unit vector. बोर्ड पे लिखा हुआ ये वाला बात जरूर लिख लीजिए सारा कुछ। 7, 3, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बस ये बात लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए। 1 1 a vector having magnitude equal to 1, जीरो बोल दिए क्या? सॉरी, अगर हम जीरो बोले तो सुधार लेना, हम बोल में भूल गए होंगे। अभी मैसेज अंकुश किया है कि 0 या 1। a vector having magnitude equal to 1, गलती से जीरो बोल रहे होंगे, यूनिट वेक्टर लिखवा रहे हैं। a vector having magnitude equal to 1 is called unit vector। सोचते रहते हैं कहीं कहीं तुम कुछ ही बोल दिए हो तो ध्यान दे देना। थैंक यू टोकने के लिए। Vector having magnitude equal to 1 is called unit vector. Next, अभी आप छोटे छोटे डेफिनेशंस जान रहे हैं ताकि कहीं भी हम कुछ यूज करें तो आपको वो दिक्कत ना दे। ठीक है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हो गया? कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स देखो ये भी एक डेफिनेशन है छोटा सा। इक्वल वेक्टर्स, आखिर हम दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? हम दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? सवाल ये उठा कि हम दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे। तो देखो दो वेक्टर को हम इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो ही, साथ ही साथ उनका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे अगर ये वेक्टर है इसका वैल्यू 10 है और ये वेक्टर इसका वैल्यू 10 है, तो क्या दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अलग अलग है, एक डायरेक्शन में नहीं है। तो दो वेक्टर को इक्वल तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इसी प्रॉपर्टी से एक और खासियत है कि आप किसी भी वेक्टर को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। वेक्टर का वैल्यू नहीं बदलेगा बशर्ते उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे एक वेक्टर p ऐसे है, आप इसको उठा के यहाँ लिख दो,
यहाँ उल्टा के यहाँ लिख दो, बस आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ध्यान रखिएगा, एक वेक्टर को आप ट्रांसलेट यानी मूव करवा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर लिखिएगा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। कुछ और मैसेजेस आए हैं क्या? हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग वही हो गया अंकुश, वही हो गया पैरेलल शिफ्टिंग, सही है। अभी बहुत सारा वेक्टर दिखेगा अंकुश स्कूल में, साइड बुक में, ऑर्थोगोनल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, सब जहां जहां जरूरत आएगा वहां वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम बस काम की चीजों को लेते चल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, आपको भी अंदाजा नहीं है कि आप कितना डिटेल में इसको देखने जा रहे हैं, लेकिन इतना आपको जरूरत है, इसीलिए हमको पागल मास्टर नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जितना आपको जरूरत है उतना ही बता रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they are equal in both. Two vectors are said to be equal if they are equal in both magnitude as well as in direction. Two vectors are said to be equal if they are equal in both magnitude as well as in direction. ठीक है, किसी का मैसेज नहीं है, ऐसे मेरे स्टेटस पे मैसेज आ रहा है। Two vectors are said to be equal if they are equal in both magnitude as well as in direction. Perfect, समझ में आ गया। नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, a vector can be translated from one point to another। कहीं भी ले जाओ, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, यानी कि पैरेलली आप कहीं भी ले जाओ। a vector can be translated, अगर कुछ छूट जाए दोबारा पूछना हो हाथ रेज कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। या आप मैसेज लिख सकते हैं भैया रिपीट या सर रिपीट, आप जो भी हमको बोलते हैं। क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये सब टर्म आएगा यूज करने न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं थ्योरी में या कहीं कहीं, इसलिए बस हम इसको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक मिनट, आपका वीडियो हम रोके हैं, घबराइएगा मत। आपका मोबाइल ठीक है, आपका कंप्यूटर ठीक है, आप जिससे चीज से भी क्लास करें वो भी ठीक है। इसका हम हाइट थोड़ा बढ़ाना चाह रहे थे, बस और कुछ नहीं। इतनी ऊंचाई पे क्या हम दिखेंगे। अच्छा देखो, मैं लैपटॉप है ना, इसको बहुत जुगाड़ से क्लास ले रहे हैं। आपका जुगाड़ समझते हैं ना, अब ठीक है। जुगाड़ इन द सेंस, चूंकि हम ऑफिस जा नहीं सकते हैं, ऊपर रूम में हम एक अपना पर्सनल बनवाए हुए हैं, एक स्टडी रूम जिसमें हम लगाए थे बोर्ड, तो वहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही डल हो गया था तो साइड का। तो हम एक साइड में जहाँ नेटवर्क ठीक हुआ, किसी तरह से बोर्ड वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे एक टेबल जैसे तैसे लगा के सेटअप किया अपने ही रूम में कि हाँ भाई यहाँ नेटवर्क रहता है। दैट्स कॉल्ड इंडियन जुगाड़। करना पड़ा अचानक से लॉकडाउन के चलते, तो हम तो ऑफिस जाके ही क्लास लेते थे, घर पे क्लास हमसे नहीं लिया जाता है। हर चीज का एक व्यवस्था है, पूजा मंदिर जाके ही होता है, लेकिन लोग घर पे भी कर लेते हैं, वही है, घर पे भी पूजा कर ही ले रहे हैं, काम में। ओके, तो जितना भी ऑनलाइन क्लास लिए हैं हम सब ऑफिस जाके लिए, घर से कभी नहीं। हमारे पास हमको क्लास ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी लेना था, तुम घर से ले रहे थे, ऑफिस से ले रहे थे, तो मजबूरी है। देखिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसको समझते हैं। अगर एक वेक्टर ये है p, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव अगेन एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा p के जैसा ही, लेकिन डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये हो जाएगा -p। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव अगेन एक वेक्टर ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो उसी के जैसा होता है, लेकिन डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो लिखिएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर p ऐसे नाम दे दिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर p इज अगेन अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर p, अपना नोट कॉपी अच्छा रखेंगे, जो आपका इंस्टीट्यूट का है, ट्यूशन का कॉपी वो अलग रखिए, स्कूल का अपना अलग बनाइए, कहीं भी रफ में नहीं बनाइए और मम्मी बोली कि लाओ जरा भूजा खाने के लिए कोई पेज दे, तुम फाड़ के दे दिए, ऐसा काम नहीं करो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर p इज अगेन अ वेक्टर, negative of a vector p is again a vector having magnitude same as p, having magnitude same as p, but direction is just opposite of it,
बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट। ठीक है, negative of a vector is again a vector having magnitude same as p but direction is just opposite of it। ठीक है, देखिए आप यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसमें एक जरूरी बात सिखाना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर में। काफी वेक्टर्स होते हैं, अभी आप तो कुछ सीखे ही नहीं, तो आपको जो हमको जरूरत है वो बता रहे हैं, जितना हमको काम आएगा वो हम आपको बताते जा रहे हैं, फिर आपको जितना पढ़ना है सब बताएंगे। एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, आपसे बोलेगा बताओ भाई p प्लस q का रिजल्टेंट कितना होगा। p प्लस q का रिजल्टेंट मतलब क्या होता है कि p वेक्टर प्लस q, तो आप बोलिएगा भाई p प्लस q का हो जाएगा, बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप बोलिएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, बीच का एंगल कितना हो जाएगा देखो थीटा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। लेकिन अगर मान लो आपसे सवाल बोलता है कि Q इज रिवर्स्ड, बोल दिया Q को उलट दिया गया, और Q को रिवर्स करोगे तो P तो वैसा ही रहेगा, Q जस्ट उलट गया, तो अब ये माइनस Q हो गया, तो अब जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो वेक्टर P प्लस वेक्टर में माइनस Q। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले इसका जो रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट इधर जा रहा था, अब वो रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इधर था पहले Q, तो ये एंगल पहले थीटा था, पूरा 180 होता है, तो बताओ बीच का एंगल कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। देख रहे हैं, अगर आपको हम बोले कि Q को रिवर्स कर दिए, Q को उल्टा कर दिए, तो बताओ अब रिजल्टेंट कितना होगा। तो पहले जो रिजल्टेंट था उसमें बीच का एंगल थीटा था, उलट देने से Q को उलटने से बीच का एंगल जब थीटा नहीं हो गया, बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट यह था रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा cos ही थीटा होता है, लेकिन चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है इसलिए cos नेगेटिव हो जाता है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस में cos थीटा हो जाएगा, यानी इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ माइनस cos थीटा होगा तो प्लस माइनस माइनस 2pq cos ऑफ थीटा। दिख रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस में 2pq cos ऑफ थीटा, माइनस में हो जाता है फॉर्मूला। तो याद रखिएगा किसी भी न्यूमेरिकल जो होमवर्क जब रिवर्स करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बस उस केस में रिजल्टेंट में प्लस होता है, रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा माइनस, pq ऐसा ही रहेगा बस फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आपको जो दिए थे, जो नहीं बन रहा था तीसरा चौथा जो भी था, उसमें ये काम जरूर करके देखिएगा। आज आपको इतना बताएं, जल्दी से देखो, एक मीटिंग अब खत्म होने जा रहा है, पहला मीटिंग। आज मेरा मन तो था पहला ही मीटिंग का, लेकिन चलो एक और बता देते हैं, कोई बात नहीं। आयुष हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले इसको आप फोटो ले लीजिए और दूसरा मीटिंग तुरंत ज्वाइन कीजिए। आज हम दूसरा मीटिंग ज्यादा लंबा फिर नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए दूसरा मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूरत है आपको सेकंड मीटिंग ज्वाइन करने का। ठीक है, उस पर भी कुछ कुछ बात बताएंगे, कुछ जरूरी सिखाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए और दोबारा आयुष हम समझा देते हैं। ठीक है, दूसरा मीटिंग के लिए आपको 2 मिनट का ब्रेक भी है, तो आप 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। क्योंकि आयुष हम बताया था, पहले इसका फोटो भेज दे आप लोगों को, कहीं इसको समझने में आसानी हो। देखिए हम फोटो भेजे, सेकंड मीटिंग ज्वाइन कीजिए 2 मिनट के बाद।